तो दोस्तों, अगर लाइफ में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो आज मैं आपको एक डेयर देता हूं। डेयर है कि आप खुद के ऊपर काम करके दिखाओ। हे एवरीवन, स्टडीएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर रमन शर्मा, आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। डेट है आज 17 अप्रैल 2020, डे है फ्राइडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का सवाल था यहां पर GISAID से रिलेट करते हुए, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा से रिलेट करते हुए दो स्टेटमेंट थी। पहली स्टेटमेंट कह रही थी कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसको WHO ने 2008 के अंदर स्टार्ट किया था, जिससे देश आपस में जीनोम सीक्वेंसिंग को शेयर कर सकें। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इंडिया ने अभी तक कोई भी जीनोम सीक्वेंसिंग नोवल कोरोना वायरस का जिसैड के साथ शेयर नहीं किया है। ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज इंडिया ने पूरे के पूरे 9 होल जीनोम सीक्वेंसेस को यहाँ पर बनाकर उनको शेयर किया है जिसैड के साथ। जो सीक्वेंसिंग है जीनोम की SARS-CoV-2 की, वो मदद करेगा जिससे हम लोग वायरस के लिए एक एंटीबॉडी, वायरस के लिए एक एंटीडोट, वायरस के लिए एक एंटीवायरल मेडिसिन यहाँ पर बना सकें। और इस वायरस के जो हम लोग कह सकते हैं, जो सर्कुलेट हो रहा है, जो इसकी चेन है, उसको ब्रेक करने में दुनिया की मदद कर सकें। इसलिए सवाल का सही जवाब था ए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने सही जवाब दिया होगा। आज का आप लोगों के लिए सवाल है एंटीबॉडी से रिलेट करते हुए। 3 स्टेटमेंट है एंटीबॉडीज से रिलेटेड। दे आर कॉल्ड द फ्रंट लाइन इम्यून रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन बाय अ माइक्रोब। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जिनको हमारे इम्यून सेल, जिनको आप लोग बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स के नाम से जानते हो, वो रिलीज करते हैं। तीसरी स्टेटमेंट कहती है पर्टिकुलर एंटीबॉडी एंड इट्स पार्टनर वायरस आर मेड फॉर ईच अदर। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। आंसर्स अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1, पहली खबर हमें प्रीलिम्स और जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट करती हुई नजर आती है। यहां पर डायरेक्टली देखो मेन से नहीं रिलेट करती है, बट यहां पर आपको जो समझने वाली चीजें हैं वो ये है कि अभी तक ICMR ने रैपिड टेस्टिंग किट्स को डायग्नोसिस के लिए यहां पर नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ सर्विलियंस के लिए बोला है, स्पेशली हॉस्पिटल्स के अंदर, कि जो रैपिड टेस्टिंग सेट्स हैं वो डायग्नोसिस के लिए नहीं है। ICMR ने बोला कि ओवर 3 लाख सैंपल फ्रॉम ओवर 2.1 लाख इंडिविजुअल वर टेस्टेड एज ऑफ थर्सडे। और जो ग्राफ है वो डिपिक्ट करता है कि इंडिया के अंदर नए केसेस और रिकवरीज लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं हमें अप्रैल 1 के बाद। इंडिया ने रजिस्टर किया ओवर 800 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस ऑन थर्सडे। मूविंग ऑन गाइज, आपको आज एक इंटरव्यू सेशन देखने को मिलता है द हिंदू के अंदर। इंटरव्यू सेशन यहां पर बात करता है अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स के बारे में और उनकी समस्याओं के बारे में। यह आर्टिकल रिलेट करता है आपके जीएस पेपर नंबर 1 से। इंटरव्यूअर ने यहाँ पर जिनका इंटरव्यू कर रहे थे वो है प्रोफेसर श्याम सुंदर, जो कि यहाँ पर एक लेबर एक्सपर्ट हैं। आप कह सकते हो ही इज अ लेबर इकोनॉमिस्ट। अब उनसे पूछा गया कि क्या जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन है वो लेबर को और पूरे के पूरे देश के अंदर इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो लेबर है वो हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करती है। उन्होंने बोला कि जो नेशनल लॉकडाउन है अब वो पोटेंशियली यहाँ पर 40 डेज का हो गया है। इसका मतलब ये है कि लॉस ऑफ इनकम जो है वो मोर देन अ मंथ की होगी फॉर 400 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स। ILO के हिसाब से यहाँ पर पॉवर्टी के अंदर और भी ज़्यादा लोग हमें एंटर होते हुए नजर आएंगे। जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, दे आर रिपोर्टेड टू बी नॉट एबल टू अवेल इवन द एडिशनल फ्री फूड ग्रेन्स। बहुत सारे लोगों को जो सरकार एडिशनल फूड ग्रेन्स दे रही है उनको वो भी नहीं मिल पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि राशन कार्ड्स। जो इशू है एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी का, इट विल बी अ लिमिटेड प्रिविलेज टू लेबर एरिस्टोक्रेट्स। वो लेबर जो कि परमानेंट हैं, जो कि स्किल्ड लेबर्स हैं। और जो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है वो अभी 24% पहुंच गया है अकॉर्डिंग टू द CMIE। और जिन लोगों की डिसेंट इनकम नहीं है, वो लोग फूड ग्रेन्स नहीं ले पा रहे हैं, कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, उसका मतलब है कि स्टारवेशन और लाइवलीहुड, ये सारी की सारी चीज़ें उनकी थ्रेट में जा चुकी हैं। और यहाँ पर गाइज आपको रिलेट करना है
जीएस पेपर नंबर 3 का पोर्शन जिसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रीड आउट करते हैं, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 बात करता है जीरो हंगर के बारे में। यहां पर क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, जिससे यहां पर लॉकडाउन पीरियड का ज्यादा इंपैक्ट माइग्रेंट्स के ऊपर ना हो। अब यहां पर ये सजेशंस है जिन्हें आप लोग नोट डाउन जरूर करना। नंबर 1, हर एक स्टेट एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी चाहिए, एक बोर्ड बनानी चाहिए, जिससे यहां पर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके रिलीफ मेजर्स के बारे में डिस्कशन में लिया जा सके कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं या नहीं। इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है वो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, हमें हेल्पलाइंस एस्टैब्लिश करनी चाहिए सोशल मीडिया, एफएम, रेडियो चैनल्स की तरफ से, जिससे जो अनआइडेंटिफाइड माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी मदद की जा सके। नंबर 3, यहाँ पर तहसीलदार की मदद करनी चाहिए कि तहसीलदार यहाँ पर टेम्प्रेरी राशन कार्ड्स इशू करे 2-3 महीने के लिए, जिससे जिन लोगों को अभी तक राशन कार्ड्स की ना होने की वजह से जो अवेल नहीं कर पाए हैं फूड ग्रेन्स, उनको भी फूड ग्रेन्स मिल सकें। नंबर 4, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, उसको हमें बिल्टअप करना चाहिए कि माइग्रेंट वर्कर्स किस जगह से बिलोंग करते हैं। नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट, दे शुड बी टेस्टेड इफ दे हैव ट्रेवल्ड और लिविंग इन द कंजेस्टेड प्लेसेस। नंबर 6, उनके वेलफेयर के ऊपर देखना चाहिए और उसके लिए हमें सेस फंड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7, यहाँ पर हमें स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को। अब एम्प्लॉयर्स यहाँ पर बड़ी हैं अबाउट द एब्सेंट लेबर और इस वजह से उनका भी नुकसान होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन अगर हो जाता है लेबर का, तो उसकी वजह से नेबरहुड माइग्रेशन की जो सेंस है वो बढ़ जाएगी, वो लॉन्ग डिस्टेंस एंड इनडिस्क्रिमिनेटेड माइग्रेशन हो जाएगा, उसकी वजह से लेबर अवेलेबल ही होगी ही नहीं। अगर मान लो लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो जो मार्केट वेज है इट इज लाइकली टू बी रिवाइज्ड डाउनवर्ड, नॉर्मल वेजेस से कम वेज मिलने लगेंगी और अभी वैसे ही इनसिक्योरिटी और भी ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ने लगेगी। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि क्या कोई इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकता है टू ऑर्गेनाइज द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। देखो, अगर कोई भी चीज़ अगर देखी जाए तो वो आज की डेट में कोविड-19 के कंटेक्स्ट से पावरफुल नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को ज़रूरत है 2 तरीके के कवर की, एक तो यूनियन ऑर्गेनाइजेशन कवर और एक लीगल कवर। दोनों कवर यहाँ पर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे और यहाँ पर ट्रेड यूनियंस को एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 प्रेशराइज किया जाए सरकार को कि सरकार स्मार्ट पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक चिप बेस्ड रजिस्ट्रेशन कम आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू करे और रैंक बेनिफिट ट्रांसफर हम लोग सही तरीके से दे सकें। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, दिस वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ टूडेज द हिंदू। इसके नोट्स बनाना आप लोग बिल्कुल मत भूलना। चलिए, यहाँ पर पेज नंबर 6 पे हम लोगों को पहला आर्टिकल देखने को मिलता है एडिटोरियल सेक्शन में, अक्रॉस द गल्फ। सबसे पहले करेंगे उसके बेसिक्स हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के। दोस्तों, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या जिसको हम लोग कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ के नाम से जानते हैं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है सारी की सारी अरब स्टेट्स की, जो कि पर्शियन गल्फ से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट इराक। इराक इसका पार्ट नहीं है। नेमली बहराइन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, जिन सिटीज़ को आप लोग मैपिंग पे भी देख रहे हो। जीसीसी को 25 मई 1981 के अंदर साइन किया गया था इस इंस्टीट्यूशन को फॉर्मली स्टैब्लिश करने के लिए। जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे मोनार्कीज हैं। देखो, सबके अंदर यहाँ पर कोई ना कोई राजा गवर्न करता है। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं जैसे कि कतर, कुवैत और बहराइन। 2 एब्सोल्यूट मोनार्की हैं जैसे सऊदी अरेबिया और ओमान, और एक फेडरल मोनार्की है जैसे कि यूएई, विच इज कंपोज्ड ऑफ दी 7 मेंबर स्टेट्स, ईच ऑफ विच इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की इन इट्स ओन। यहाँ पर डिस्कशन ये भी चल रहा है कि हम लोग जॉर्डन, मोरक्को और यमन को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दें। गाइस, 2011 के अंदर एक प्रपोजल आया था कि जीसीसी को गल्फ यूनियन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, जिससे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बेटर हो, जिसको सऊदी अरेबिया ने एडवाइस किया था, जिसके ऊपर अभी भी बातचीत चल रही है। मेन मकसद था ईरान को काउंटर करने का। और जो स्थिति अभी ईरान के साथ नजर आ रही है, हमें ये नजर आ सकता है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल गल्फ यूनियन के रूप में हमें कन्वर्ट होता हुआ नजर आए। अब दोस्तों, यहाँ पर बात क्या हुई है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर अराउंड 8 मिलियन लोग हैं जो कि यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनमें से 50% से ज़्यादा यहाँ पर अनस्किल्ड हैं और बाकी 30% जो हैं वो सेमी स्किल्ड हैं। ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी जो कि 20% हैं वो स्किल्ड हैं, स्किल्डली एम्प्लॉयड हैं। और यहाँ पर ये सब लोग हमारे देश के रेमिटेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस के अंदर अराउंड 40% होता है। और लेबर के बारे में बात करें, लेबर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की इकोनॉमी के लिए भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है।
इंडिया इन लोगों को ऐसे ही नहीं हेल्पलेस नहीं छोड़ सकता। हम लोगों को दूसरी सरकारों से बात करनी चाहिए कि हम लोग उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। यूएई गवर्नमेंट हैज सेड इट माइट रिवाइज करंट पार्टनरशिप कंसर्निंग विद द लेबर रिलेशन विद नेशंस, और यहाँ पर कोऑपरेट नहीं करेगा और रिपैट्रिएट किए जाएंगे यहाँ पर लोगों को अपने होम देशों के अंदर। ये वही चीज़ है जो कि अभी जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि हम आपके देशों में वापस भेज देंगे आपके देशों के लोगों को, और आप उन्हें लेने से मना नहीं करोगे। अगर आप लेने से मना करोगे तो हम आपके ऊपर क्या लगाएंगे, वीज़ा सैंक्शंस लगाएंगे। सेम टाइप ऑफ चीज़ ही यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश भी हमें करते हुए नजर आए। मूविंग ऑन टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। वो आर्टिकल आया है वर्चुअल रियलिटी से लिंक करते हुए। पहले करेंगे बेसिक्स यहाँ पर हमें पढ़ना है वर्चुअल रियलिटी और टेलीमेडिसिन का। दोस्तों वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन रिक्रिएशन होती है रियल लाइफ एनवायरनमेंट की। आपने देखे होंगे ना इस तरीके के यहाँ पर आप कह सकते हो अटैच्ड वीआर इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं जिनको लगाकर आप लोग लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप टच नहीं कर सकते बट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। कुछ चीज़ों में आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप टच भी कर सकते हो। जब यहाँ पर हम लोग सिक्स सेंस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर लोगों को ऐसा लगने लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही हो रहा है। इसे बोलते हैं हम लोग वर्चुअल रियलिटी। एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर कंप्यूटर जनरेटेड एनहेंसमेंट यहाँ पर की जाती है, जिससे यहाँ पर आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हो चीज़ों से। AR इज डेवलप्ड इनटू एप्स, जिसके अंदर मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है डिजिटल कंपोनेंट्स के साथ, जिसमें आप बिल्कुल रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाते हो। एक और बेसिक्स में चीज़ आज हम लोगों को पढ़नी है इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले, वो है टेलीमेडिसिन के बारे में। टेलीमेडिसिन क्या होती हैं? टेलीमेडिसिन इज द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, कि हम लोग हेल्थ केयर की सर्विसेज को इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग यहाँ पर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के बारे में यहाँ पर बात कर सकें। टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे? बेसिकली जो है प्रैक्टिस है, इट कट्स डाउन वन ऑन वन इंटरेक्शन। पेशेंट और डॉक्टर को यहाँ पर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। अपने घर बैठे बैठे यहाँ पर अपने लैपटॉप, अपनी स्क्रीन की मदद से आप डायरेक्टली डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ये यहाँ पर हम लोग इसमें एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हेल्थ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। बेसिकली मोर्टेलिटी रेट कम हो जाते हैं और हॉस्पिटल स्टे भी इसकी मदद से कम हो जाते हैं। जो ICU एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर भी हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी किसी का ऑपरेशन कर सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, यहाँ पर जो अनरीच्ड हैं वहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। हम लोग अर्ली डायग्नोस्टिक्स को यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। यही सेम चीज़ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी यहाँ पर बोला कि हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। यहाँ पर पोर्टल रेडी कर ली जाएगी बाय अप्रैल 19। इस बड़ी चीज़ को यहाँ पर अनाउंस किया है। यहाँ पर पैनल ने बोला है कि एलोपैथी डॉक्टर, सर्जन, डेंटिस्ट, आयुर्वेदिक और फिजियोथेरेपिस्ट भी अवेलेबल होंगे, और प्रोसेस यहाँ पर आपको GMDA के पोर्टल पे लॉगिन करना होगा और उसके बाद सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज का जो आपको आर्टिकल देखने को मिलता है वो बात करता है कि दुनिया में बहुत कम डिवाइसेस बचे हैं जिसकी मदद से हम लोग कोविड-19 से लड़ें। अब टेक्नोलॉजी ही उनमें से एक बड़ी चीज़ है। अब टेक्नोलॉजी हम लोग कैसे भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, जब तक कि वैक्सीन से सामने नहीं आती, जब तक हम लोग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंटर की रीसेंट गाइडलाइंस आई हैं कि हम लोग टेलीमेडिसिन सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर कोविड-19 से लड़ने में कामयाब होने की कोशिश कर पाएंगे। जो मूव है ये इसलिए है बिकॉज पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों ने सेम टाइप ऑफ चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी, लोगों की काउंसलिंग भी घर बैठे बैठे हो पाएगी। सन 2000 के अंदर टेलीमेडिसिन को पहली बार एम्प्लॉय किया गया था, बट द प्रोग्रेस हैज़ बीन एक्सक्रूवेटिवली स्लो अंटिल द पेंडेमिक। हाउएवर, हम लोगों को यहाँ पर मेडिकल कम्युनिटी को देखा जाए, उनको पहले हमें अनेबल करना पड़ेगा कि वो टेलीमेडिसिन के प्रोसीजर को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ सकें, यहाँ पर अपने पेशेंट्स के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकें। एडवांटेज बहुत ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इस चेन को तोड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर सबसे बड़ा तरीका है। एडवांसमेंट्स है जो टेली कम्युनिकेशन की, उसके पास कैपेबिलिटी है कि हम लोग इमेज और साउंड फाइल्स की मदद से भी यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। पायलट टेलीमेडिसिन एक्सपेरिमेंट इन ऑप्थेमोलॉजी एंड साइकेट्री हैव प्रूवन टू बी बेनिफिशियल फॉर दिस सोसाइटी। और उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब कोविड-19 से लड़ने के लिए भी टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा। मूविंग ऑन, पेज नंबर 8 खबर मिलती है इंडिया इज रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन। यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने टारगेट किया है 2020-2021 के लिए कि हम लोग 298.3 मिलियन टन्स का यहाँ पर प्रोडक्शन टारगेट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर खरीफ 2020 कैंपेन हुई थी, जिसके अंदर राइस और वीट प्रोडक्शन के बारे में जिक्र था।
बोला कि यहाँ पर हम लोग अभी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर। मेन खरीफ क्रॉप हमारी राइस है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बोला वहाँ पे हमारा टारगेट 102.6 मिलियन टन्स है। वीट प्रोडक्शन यहाँ पर स्टडी ही रखी गई 2020-2021 के लिए एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, बट वो भी थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई थी। दोस्तों चाइना ने शायद न्यूक्लियर टेस्ट किया है, ऐसा यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि चाइना ने सीक्रेटली लो लेवल अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन किया है डिस्प्लाइट क्लेमिंग टू ऑब्जर्व एन इंटरनेशनल पैक्ट बैनिंग सच ब्लास्ट। इस चीज़ को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ बोला है। यहाँ पर यूएस कंसर्न है अबाउट बीजिंग्स पॉसिबल ब्रीचेज ऑफ जीरो ईल्ड। अब यहाँ पर जीरो ईल्ड वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए एग्जाम रेलिवेंट हो जाता है कि व्हाट इज दिस जीरो ईल्ड। दोस्तों जीरो ईल्ड का मतलब है न्यूक्लियर टेस्ट जिसके अंदर कोई भी एक्सप्लोजन चेन रिएक्शन नहीं हुआ हो, बट यहाँ पर इग्नाइट करने की कोशिश की गई हो जिसकी मदद से न्यूक्लियर वॉरहेड ब्रेकआउट किया जा सकता है। यहाँ पर एक 1996 की एक ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT, जिसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अलाउ किया जाता है जिससे यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को सेफ एंड सिक्योर रखा जा सके। पेज नंबर 14 आज की आपको आखिरी खबर देखने को मिलती है। पिट वाइपर मिला है, यहाँ पर एक ग्रीन पिट वाइपर मिला है अरुणाचल प्रदेश में, एक नई स्पीसीज़ है जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है ट्रिमेरेसरस सलैजर। और जो सलैजर नाम है वो कहाँ से आया है, यहाँ पर आप लोगों ने शायद हॉगवर्ड स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विचरी के बारे में सुना होगा या आपने हैरी पॉटर की सीरीज़ देखी होगी। वहाँ पर हॉगवर्ड्स के फाउंडर थे सलाज़र स्लिथरीन, है ना, वन ऑफ द फाउंडर। आपने सुना होगा अलग अलग हाउसेस थे, तो वहाँ पर एक स्लिथरीन हाउस था, वो सलाज़र स्लिथरीन के नाम पे था, तो उनके नाम पे यहाँ पे रखा हुआ है सलाज़र स्लिथरीन। जो है नई स्पीसीज़ है, 5th वैरायटी है रेप्टाइल की जिसको स्टेट के अंदर डिस्कवर किया गया है पिछले 1 साल के अंदर। बाकी और 2 स्पीसीज भी हैं यहाँ पर, दे आर अरुणाचल पिट वाइपर और इंडिया के 5th ब्राउन पिट वाइपर बट विद अ रेडिश स्टिंग एंड अ नाट्रिसेड ब्राउनिंग स्नेक सिमिलर टू दी शील्ड टेल स्नेक जो कि हमें वेस्टर्न घाट्स के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।